जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 11। कहानी की शुरुआत शहर में बने बैरियर पर यूजी के एक जोरदार पंच मारने से शुरू होती है। वो उस बैरियर को तोड़ना चाहता है लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आती और वहीं इनो यूजी की स्ट्रेंथ देखकर चौंक गया था। वो इसको नानामी सर से कंपेयर कर रहा था और उसको समझ में आ गया था कि आखिर क्यों नानामी सर यूजी को यहाँ पर लाए थे। और वहीं फुसीगुरु कहता है कि ऐसे हमलों से इस बैरियर का कुछ नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ना नामुमकिन है, हमें इसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा। और तभी इनो बैरियर तकनीक के बारे में बताता है। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति बैरियर बनाता है तो खुद को बचाने के लिए अपने आप को उस बैरियर के अंदर ही रखेगा और जिससे क्या होगा कि वो अपने आप को बचा पाएगा, उसके बचने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं बैरियर के टूटने का चांस वहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि वो बैरियर को फिर देख नहीं पाएगा कि बाहर से कौन उस पर अटैक कर रहा है। और तभी यूजी बताता है कि उसने हाराजुकु में तो ऐसा नहीं देखा था। और फिर इनो सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि बैरियर बनाने वाला बैरियर के बाहर हो सकता है तो उसके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, उसको आसानी से ढूंढा जा सकता है और मारा जा सकता है। लेकिन वो बाहर से उस वेल को और भी ज़्यादा पावर दे सकता है, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। और तभी फुसीगुरु कहता है कि ज़रूर ऐसा ही हुआ था, जब यूजी ने उस बेल पर एक पंच मारा था तो बाहर से ही कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो वो जो भी है वो बाहर ही कहीं छुपा हुआ है, यहीं कहीं आसपास ही है, उनके सामने ही। और फिर वो लोग एक छत पर देखते हैं। छत पे हम उस चोटी वाले आदमी को देखते हैं। वो जागरूक बुढ़िया से कहता है कि लगता है उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है। जिस पर बुढ़िया कहती है कि पता चल भी गया तो क्या हो गया, उनको ऊपर आने के लिए सबसे पहले इन सारे फ्लोर्स को पार करके आना होगा। और सारे फ्लोर्स पर बहुत सारे जो कि शापित आत्माएं हैं, उन्हें सबसे लड़कर फिर ऊपर आना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी अचानक एक तार उड़कर आता है और उन तीनों को लपेट कर खींच देता है। इसको फुसीगुरु का शिकिगामी खींच रहा होता है और दूसरी तरफ देखते हैं वो तार यूजी के हाथ से बंधी होती है। और फिर यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है। और तभी इनो को बैरियर का एक सोर्स दिख जाता है, उसको निकाल कर फेंक देता है। लेकिन उसको अभी भी दो नहीं मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से उस बैरियर को बनाया गया था। और वो दोनों बैरियर के जो भी सोर्स थे वो उस चोटी वाले आदमी के हाथ में होते हैं, जिसको यूजी और फुसीगुरु नीचे लेकर चले जाते हैं तार में लपेटकर। और बचता है इनो, जो कि इन दोनों से लड़ने की प्लानिंग बनाता है। वो कहता है कि यही टाइम है कुछ अचीवमेंट कमाने का, जिससे मैं भी ग्रेड 1 का हो सकता हूँ। यूजी फुसीगुरु के पास दौड़ कर आता है। वो कहता है वो आदमी कहाँ गया, जिस पर फुसीगुरु से बताता है कि वहीं ज़मीन पर सामने पड़ा हुआ है। लेकिन वो हैरान होता है क्योंकि वो आदमी 41th फ्लोर से नीचे गिरा था, लेकिन उसके बॉडी पर एक खरोच तक नहीं थी। वो उस आदमी को खड़ा होने के लिए बोलते हैं, जिस पर थोड़ी देर बाद वो आदमी उठता है और तीनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी हम इनो और नानामी सर का एक सीन देखते हैं, जिसमें नानामी सर इनो को कहते हैं कि तुम्हें प्रमोशन के लिए मेरे रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद के टेक्निक और खुद के बल पर ही प्रमोट हो सकते हो ग्रेड 1 में। जिस पर इनो कहता है कि मैं कोई भी चीज़ सही तरीके से करने में ही विश्वास रखता हूँ और मैं कभी भी किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जगह पर अगर इनो सर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और मैं नहीं चाहता कि मैं बिना आपके रिकमेंडेशन के ग्रेड 1 में प्रमोट हूँ। और उसके बाद इनो अपने टेक्निक से, अपने हथियार से वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और उस ग्रैंडी का ग्रैंडसन उसको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे ही इनो अटैक करता है वो आदमी बच जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लग जाती है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। और इधर दूसरी तरफ फुसीगुरु और यूजी इस चोटी वाले आदमी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उसको बहुत ही कड़ी की टक्कर दे रहे थे। बावजूद उसके उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फुसीगुरु अपने शिकिगामी का भी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको खास कोई चोट नहीं आती है। वो यूजी को अपने ब्लेड से मार देता है, जिस पर यूजी के खून निकल जाता है। और फिर यूजी एक पंच देता है, जिस पर वो आदमी जाकर बहुत दूर पड़ता है। और फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमने सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, अपने सबसे ताकतवर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ग्रैनी कुछ मंत्र पढ़ रही होती है, वो कुछ करने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इधर इनो भी समझ जाता है कि मुझे नानामी सर ने इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूजी और फुसीगुरु को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे किसी भी हाल में इनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा।
और लेकिन इस ग्रैनी का ग्रैंडसन इसको हर हाल में बचा रहा है, ज़रूर ये कोई ना कोई जाल है, मुझे जल्दी से उस तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। और फिर वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वो ग्रैनी कहती है कि लगभग हो चुका है, अब हम शुरू कर सकते हैं। और फिर वो आदमी एक गोली खा लेता है और तभी वो ग्रैनी कहती है जेनिन टोजी, और उसके बाद इनो अपना अटैक कर देता है और वो आदमी उस अटैक को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं वो आदमी टोजी में बदल गया होता है। हम एक शहर का सीन देखते हैं। आज तारीख है 7 दिसंबर 1989 और आज ही के दिन गोजो सातोरू का जन्म हुआ है। हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैडी को हैप्पी बर्थडे विश करती है और फिर उन्हें मार डालती है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिस पर वो आदमी कहता है होनोका तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। जिस पर वो बुढ़िया कहती है कि मुझे एक डेड बॉडी की ज़रूरत थी इसलिए मैंने उसकी जान ले ली, और उसको मारते समय वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और तभी हम एक आदमी के रोने की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पर देखते हैं जंगल में एक किलर, एक साइको किसी आदमी के सर को काट कर उसका चीड़-फाड़ कर रहा था। वो आदमी उस साइको से पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो साइको कहता है कि मेरा काम ही है लोगों को मारना और उससे पैसे कमाना, और मैं इंसान की बॉडी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। और वो उसे बताता है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हम पर कोई ध्यान नहीं देता, सोर्सर की नज़र हमारे पर नहीं रहती है, इसलिए हम अपना काम आसानी से कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। और तभी इन दोनों को गोजो सातोरू को मारने के लिए बाउंटी मिलती है जिसकी रकम 100 मिलियन से भी ऊपर जा चुकी थी। और ये दोनों गोजो सातोरू को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और ये दोनों एक बिल्डिंग पर होते हैं और हम देखते हैं नीचे से एक छोटा गोजो सातोरू जा रहा होता है जो अभी लगभग 8 से 10 साल का होगा, और ये दोनों उस पर नज़र गड़ाए हुए थे उसको मारने के लिए। और तभी गोजो सातोरू बस एक नज़र ऊपर देखता है और इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, इनके शरीर कांपने लगते हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और फिर ये आदमी बताता है कि हर साल कर्ज एनर्जी बढ़ती जा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर होती जा रही थी और ये सब सातोरू गोजो के पैदा होने से ही हुआ था। सातोरू गोजो के पैदा होने से दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया था। हम बिल्कुल फ्री थे लेकिन हमारे पिछले सालों में हमसे हमारी आज़ादी छीन ली गई। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर फुसीगुरु उस चोटी वाले आदमी से लड़ाई कर रहा होता है और चोटी वाला आदमी फुसीगुरु के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। और तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और वो कहता है कि इस आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। जिस पर फुसीगुरु कहता है ये जरूर इसके टेक्निक की वजह से है। और उस चोटी वाले आदमी से कहता है कि तुम्हें अब पता है कि गोजो सातोरू यहाँ शिबुया में है, तो तुम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते इस वेल को छोड़कर। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम लोग ही तो कह रहे थे कि गोजो सातोरू सील हो गया है, अगर गोजो यहाँ पर होता तो हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे होते, हम लोग घर पर सो रहे होते हैं। और फिर यूजी कहता है यार तुम पागल हो क्या, अभी हमने ही तो बताया था कि गोजो सातोरू सील हो गया है। लेकिन ये फुसीगुरु की एक चाल होती है, वो समझ गया था कि गोजो सातोरू को ये हरा नहीं सकते, एक गोजो सातोरू ही है जिससे ये लोग डरते हैं। और फिर यूजी फाइट के लिए तैयार हो जाता है कि तभी फुसीगुरु अपने रैबिट शिकिगामी से उस आदमी को घेर लेता है और उसको एक अलग डायमेंशन में भेज देता है। वो आदमी सोचने लगता है कि ये लोग अब मुझ पर किधर से भी वार कर सकते हैं और तभी वो सारे रैबिट गायब हो जाते हैं और फुसीगुरु अपने एक बड़े से एलिफेंट शिकिगामी को उसके ऊपर पटक देता है। फिर वो आदमी कहने लगता है कि अगर तुम असली मर्द हो तो आमने सामने मेरे से लड़ाई करो। और फिर वो शिकिगामी गायब हो जाता है और वो फुसीगुरु जाकर एक लाइट पर खड़ा हो जाता है और पीछे से यूजी एक बड़ी सी कार को उठाकर उसके ऊपर मार देता है। और जिस पर वो आदमी कहने लगता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और इधर इनो उस बुढ़िया के ग्रैंडसन से निपटने की सोच रहा होता है जो कि टोजी में बदल गया था, लेकिन इनो को कोई भी अंदाजा नहीं था कि आखिर टोजी है कौन। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि टोजी की पावर क्या है और वो उससे भिड़ने की बस सोचता ही है कि इतने में वो बंदा आकर इसके चिथड़े उड़ाने लगता है। वो हवा से भी तेज भागता है और इसको बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि ये बंदा सच में टोजी में ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि टोजी वही बंदा है जिसने बिना किसी कर्ज टेक्निक के गोजो सातोरू और सुगुरु दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा था। टोजी मेगुमी फुसीगुरु का पिता भी है। और इधर दूसरी तरफ यूजी और फुसीगुरु उस चोटी वाले आदमी के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। वो अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल उसके ऊपर कर रहे होते हैं
और लास्ट में वो अपना एक फाइनल अटैक करने वाले होते हैं, और जिस पर वो बंदा अपनी जो पावर है, अपनी टेक्निक रिवील करता है। वो कहता है कि ये लोग मेरे को चाहे जितने भी ज़ोर से मारे, जितना भी ज़ोर से मेरे ऊपर मारे, इनका जो भी वार होता है ये कम हो जाएगा, और ये मेरे को अगर बहुत ही आराम से मारेंगे वो मेरे को बहुत ही ज़ोर से लगेगी। और ये बात ये दोनों मेगुमी फुशिगुरु और यूजी इतादोरी बाहर बैठकर सुन रहे होते हैं, और वो चोटी वाला आदमी दूसरे डायमेंशन में लड़ाई कर रहा होता है और उसको बिल्कुल भी भनक नहीं होती है, और इन दोनों को उसका टेक्निक के बारे में पता चल जाता है। फुशिगुरु बताता है कि इसकी टेक्निक इनवर्स है, हम इस पर जितना जोर से हमला करेंगे उस पर ये उतना ही कम असर करेगा, और यही कारण है कि वो 41वें मंजिल से नीचे गिरा था लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और इस पर यूजी कहता है तो ऐसे तो हम इसको एक चुटकी मार के ही गिरा सकते हैं, जिस पर फुशिगुरु कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो हवा से ही मर जाता। और फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, पहले अपने एक शिकिगामी से एक कमज़ोर उस पर हमला करते हैं, और फिर ये दोनों टूट पड़ते हैं। और इन लोगों ने एक प्लान बना रखा है कि इस पर जोर का हमला करने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन इसको धीरे से मारना शुरू कर देंगे, जिस पर वो अपनी टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा, इनवर्स टेक्निक, और फिर वो इसको मार पाएंगे आसानी से। और फिर ये दोनों उसको मारना शुरू कर देते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं, और ये लोग बहुत ही मतलब फोर्स लगाकर उस पर मारने की ऐसे एक्टिंग करते हैं, और पास जाकर बहुत धीरे से उसको पंच मारते हैं, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है, और उसको समझ में आ जाता है कि इन लोगों को पता चल गया है मेरी टेक्निक, और वो उसको धोबी पछाड़ देते हैं। लेकिन अभी भी टोजी बाकी है, ये दोनों उसका मुकाबला कैसे करेंगे और ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।